नमस्कार साथियों। आइए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स के माध्यम से हम राजस्थान ज्योग्राफी के सेशन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। देखिए, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जलवायु का क्या अर्थ होता है, जलवायु कैसी है राजस्थान की, जलवायु का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण क्या है, और जलवायु के साथ ऋतुओं का वर्गीकरण क्या होता है, सीजन्स कैसे बनते हैं, और अन्य जो फैक्ट हैं जैसे समवर्षा रेखा क्या है, समवायुदाब क्या है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है मौसम और एक होती है जलवायु। मतलब अगर हम बात करें वेदर को लेकर और हम बात करें क्लाइमेट को लेकर, जलवायु को लेकर बात करें और एक हम बात करें मौसम को लेकर। तो देखिए, मौसम को आप ये समझें कि ये इमोशन है। मौसम क्या है? इमोशन है। और जलवायु क्या है? वो मूड है। तो इमोशन है वो क्या होते हैं, इंस्टेंट कुछ टाइम विशेष के लिए होते हैं, एक क्षणिक समय के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन उन शॉर्ट टाइम इमोशंस को अगर हम कंटिन्यूड रखें तो वो पूरे दिन का हमारा क्या बताते हैं, मूड बताते हैं। तो हम ये कहें कि वेदर है वो एक क्षणिक परिघटनाएं हैं, एटमॉस्फेयर फिनोमिना है, जबकि जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टर्म एवरेज फिनोमिना है, कंडीशंस है वेदर की, वो आपको जलवायु को बताएंगे। कहने का मतलब कि ये दीर्घकालीन वायुमंडलीय घटनाएं हैं और ये लघुकालिक वायुमंडलीय घटनाएं हैं। तो आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर आप देखेंगे इसकी सराउंडिंग्स में पाया जाता है एटमॉस्फेयर, जो हमारा वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में होने वाली जो परिघटनाएं हैं वो ही डिसाइड करती हैं कि जलवायु क्या होगी और मौसम क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें मौसम को लेकर, तो देखो मौसम क्या है, अलगकालीन घटनाएं हैं। जैसे मान लीजिए आज के दिन की बात करें तो आज तापमान बहुत ज्यादा रहा, तो ये कहेंगे आज का तापमान। अब जरूरी नहीं कल का तापमान ज्यादा रहे, कल बादल भी हो सकते हैं, बारिश भी हो सकती है। तो अलगकालीन जो घटनाएं हैं, जैसे भी बोलेंगे यार अरे यार बहुत ज्यादा उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये अलगकालीन घटना है। थोड़ी देर में बाद में वो चीजें परिस्थितियां बदल गई, तो वो अलगकालिक घटनाएं ये मौसम को रिप्रेजेंट करती है। और जो जलवायु है वो क्या है, दीर्घकालीन घटनाएं हैं। दीर्घकालीन घटनाओं का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हम ये देखते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में हमारे वाले इलाके के अंदर हमेशा सर्द ऋतु होती है, मतलब भयंकर सर्दी पड़ती है। उसके बाद में आगे का जो 3-4 महीने का जो टाइम आएगा उसके अंदर देखेंगे धीरे धीरे मौसमी घटनाएं बदलती, तो गर्मी आने लग जाती है जून जुलाई तक। उसके बाद में बारिश का महीना देखेंगे, जून के अंदर बारिश हम देखने को लगेंगे, सितंबर तक हम बारिश देखते हैं अक्सर। तो ये एक निश्चित घटनाएं होंगी, क्योंकि अगर पर्टिकुलर हम नवंबर से लेकर जनवरी तक पढ़ेंगे तो ये इस वाले टाइम ड्यूरेशन को क्या बता रहा है कि इस टाइम की मौसमी दशाएं क्या है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अब जब इस पूरे वर्ष को पढ़ेंगे तो ये बोलेंगे कि ये वाला जो सीजन आएगा इसके अंदर सर्दी होगी, फिर यहाँ गर्मी होगी, फिर यहाँ पे बारिश हो जाएगी, फिर वापस सर्दी आएगी, तो एक साइकिल बन गया। तो ये यहाँ की पूरी मनोदशाओं को, पूरी फिजिकल जो फिनोमिना है, भौतिक घटनाओं को अगर हम दीर्घकालिक तौर पे देखें कि ऐसा ही होगा कि इस दौर में सर्दी होगी, इस दौर में गर्मी होगी, इस दौर में बारिश होगी, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये तमाम घटनाएं क्या हैं, जलवायु के अंतर्गत आती हैं। तो आइए अब और इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसा कि नोट्स में लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु क्या है, दीर्घकालिक वायुमंडलीय घटनाएं हैं। याद रखना क्या है, दीर्घकालीन वायुमंडलीय घटनाएं हैं। और जलवायु का निर्धारण, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। जलवायु का निर्धारण है वो 30 वर्ष के औसत वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई एक स्थान विशेष है, ये मान लीजिए ये राजस्थान है। अब राजस्थान के 30 वर्षों में जो वायुमंडलीय घटनाएं रही, जो मौसमी घटनाएं रही, उन सब घटनाओं का ऑन एवरेज लिया जाए तो उससे यहाँ की जलवायु का निर्धारण होगा। तो जलवायु का निर्धारण है वो 30 वर्ष की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को लेकर। देखो, राजस्थान की जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। पॉइंट याद रखिए, कैसी जलवायु राजस्थान की, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कैसी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों है, तो वो इसकी स्थिति को लेकर पता चलेगा। तो आइए पढ़ते हैं, राजस्थान की लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। ग्लोब पर हम राजस्थान को देखें
तो स्थिति के आधार पर राजस्थान की जो जलवायु है वो किस कटिबंध में आती है? तो आप कहते हैं शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध में आती है। और अभी आपने क्या लिखा ऊपर देखो कि राजस्थान की जलवायु को अगर डिफाइन करना हो कि राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है, तो आपका जवाब क्या होगा कि राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय। और स्थिति के आधार पर अगर हम देखें, ग्लोब पर देखें कि राजस्थान की लोकेशन क्या है, तो उसके आधार पर जो जलवायु है ये शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंध के अंदर स्थित है। अब जरा सा समझने की हम इसको कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, कैसे चीजों को हमें समझना है, वो थोड़ा हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि राजस्थान की लोकेशन है कहां, तो आप कहेंगे कि राजस्थान का जो विस्तार है उसको अगर हम समझें तो अक्षांश स्थिति देखेंगे तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश के बीच में आता है, मतलब 23 से लेकर 30 के दरमियान आता है। इस बात को थोड़ा समझिए। तो आप इस बात को देखें कि पृथ्वी के बीचों बीच, ग्लोब के बीचों बीच हम मानते हैं काल्पनिक रेखा है, ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। इसे ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध, इसे नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। और 23.5 के ऊपर हम देखते हैं कि कर्क रेखा यहां पे निकलती है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा निकलती है। और उसके ऊपर हम बात करें 66.5 डिग्री यहां पर, तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो आर्कटिक सर्कल है वो जा रहा है। तो इसके ऊपर का भाग है कहां से, 66.5 डिग्री से ऊपर का भाग 90 डिग्री तक वो शीत में आता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं इसके बाद में। वैसे सूर्य का मैक्सिमम जो विस्तार हम देखेंगे जहां पर परपेंडिकुलर होता है तो वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही ये हिस्सा चलता है। तो इस वाले भाग में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में सूर्य परपेंडिकुलर हो पाता है। तो यहां पर सूर्य के लंबवत होने की वजह से इस भाग को सबसे ज्यादा गर्मी मिलेगी, इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को हम ये मानेंगे ये उष्ण कटिबंध है। अब बात जो आती है वो 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब ऐसा क्यों? तो राजस्थान का विस्तार जब आप देख रहे हो, राजस्थान को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने अभी अभी क्या कहा, आपने कहा कि देखिए राजस्थान का जो विस्तार है वो 23.5 डिग्री, समझिए कितना है, जरा देखना राजस्थान का विस्तार कितना बताया मैंने, कहा 23 डिग्री 3 मिनट। और कर्क रेखा कहां से निकलती है, तो आपने कहा 23 डिग्री 5 मिनट, यही है क्या? तो इसका मतलब राजस्थान का कुछ हिस्सा है वो कर्क रेखा के दक्षिण में और बाकी हिस्सा है वो ऊपर की ओर। तो अब यहां देखें कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 के बीच में जो भाग आता है वो किस में कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आता है। तो ये लोकेशन के आधार पर हमने कहा। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा है वो हम देखेंगे वो कहां है, कर्क रेखा के दक्षिण में, मतलब इस उष्ण कटिबंध वाले भाग में आता है। ये समझिए, ये राजस्थान ऐसे। मैं थोड़ा समझाने की और कोशिश करूं जिससे आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाह रहा था मैं। ठीक, तो आपने देखा कि अधिकांश भाग किसमें है, शीतोष्ण कटिबंध में है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ इलाका है वो किस में आता है, उष्ण में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्थिति के आधार पर अगर हम राजस्थान को देखें तो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध में आता है, तो अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक, तो शीत और उष्ण मिलकर हम बोलेंगे कि ये उपोष्ण कटिबंध के जलवायु वाला प्रदेश है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, उसका वर्गीकरण कैसे होगा। तो देखिए जलवायु के वर्गीकरण को दो तरह से समझते हैं, एक है सामान्य वर्गीकरण और एक है व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण से मतलब है कि जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपना अपना वर्गीकरण दिया, और सामान्य वर्गीकरण का मतलब है कि इस भौतिक प्रदेश की जो दशाएं हैं उनके आधार पर इसका वर्गीकरण क्या है। तो आप सबसे पहले मेरी बात समझें कि सामान्य वर्गीकरण का मतलब क्या। तो सामान्य वर्गीकरण में हम देखा कि इसे 5 भौतिक भागों में देखेंगे और ये वर्षा के आधार पर है। तो सामान्य वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है, वर्षा है। तो अब अगर राजस्थान को आप देखें तो राजस्थान का एक आउटलाइन मैं आपके सामने रखता हूं और आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो राजस्थान में ये अरावली है, ठीक है, और इस अरावली के इधर का भाग शुष्क वाला भाग, शुष्क प्रदेश है। तो इसमें हमने कहा कि अगर बारिश है वो 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री के दरमियान होती है तो उसको हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
तो हम बोलेंगे कि साहब ये शुष्क प्रदेश है। बोलो हाँ या ना। 20 से 40 तक लेके चले तो वो कैसा है, अर्ध शुष्क प्रदेश है। 40 से 60 वाले को लेके हम क्या बोलेंगे, और फिर 60 से लेके 80 तक और 80 से लेके 100 या 120 तक की बात करेंगे। तो 80 से 120 तक का क्या था, अति आर्द्र, ये हो गया आर्द्र, और ये 40 से 60 वाला क्या हो गया, उपाद्र हो गया। तो हमने क्लासिफिकेशन देखा कि शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। बात समझ में आई? तो ये 5 भागों में इसको क्लासिफाइड किया वर्षा के आधार पर। अब आगे और डिटेल देखेंगे, और व्यक्तिगत वर्गीकरण देखें तो एक तो कॉपेन का वर्गीकरण है, एक ट्रीवर्था का वर्गीकरण है, और थॉर्नथ्वेट का वर्गीकरण है। तो इनमें सबसे ज्यादा तो फेमस है वो कॉपेन का वर्गीकरण है, और कॉपेन के वर्गीकरण के आधार पर हम इसको 4 भागों में देखेंगे। और कॉपेन के वर्गीकरण का जो आधार रहा है वो वेजिटेशन रहा है, वहां पे जो वर्षा है वो रहा है, और वहां पे तापमान रहा है। तो कॉपेन के वर्गीकरण का आधार क्या है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो कॉपेन ने जो क्लासिफिकेशन दिया क्लाइमेट का, वो वहां की वेजिटेशन को लेकर, वहां पे होने वाली वर्षा को लेकर, और वहां के टेम्परेचर को लेकर आधार बनाकर उन्हें वर्गीकरण किया। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि कॉपेन के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो आप कहेंगे वर्षा, वनस्पति और तापमान। अब देखिए, अब यहां से जलवायु के निर्धारण का मुख्य आधार क्या है, तो आप कहेंगे तापमान है। और कॉपेन के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है, वनस्पति, वर्षा और तापमान। तो आप सब में देखोगे तापमान तापमान दिखाई देगा आपको, तो मुख्य आधार तापमान। अब हम बात करते हैं सामान्य वर्गीकरण को लेकर, जो हमने 2 भागों में क्लासिफाइड किया था। तो पहला भाग है सामान्य वर्गीकरण, किसका, जलवायु का। अब राजस्थान के संदर्भ में हम देखते हैं कि सामान्य जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 5 खंडों में, 5 विभागों में इसको विभाजित किया गया है, और जिसका आधार क्या है, वर्षा है। ये बात हमने पहले डिस्कस की। जैसे जहां पे वर्षा 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर होती है, उस इलाके को क्या कहेंगे, शुष्क कटिबंधीय प्रदेश। जैसे पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में आप देखोगे तो हम इसको, पश्चिमी राजस्थान का जो रेतीला मैदान है उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक तो 0 से लेके 20 तक और एक 20 से लेके 40 तक। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसमें हमने कहा शुष्क कटिबंधीय प्रदेश है, वहां पर वर्षा कितनी होती है, 0 से लेके 20 के दरमियान होती है, और स्पेशली जो पश्चिमी मरुस्थल है उसी का भाग है। और अगर वर्षा 20 से 40 के दरमियान होती है तो उसको बोलते हैं अर्ध शुष्क कटिबंधीय प्रदेश। तो हमने अभी बताया आपको कि राजस्थान में हमने देखा था कि अरावली के जो इस वाला भाग है, जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग है, यहां पर हम देख रहे हैं कि इधर शुष्क जलवायु पाई जाती है, और उसको भी 2 भागों में बांट दिया था हमने, एक तो 0 से लेके 20 तक। तो 0 से 20 तक वाला क्या है, शुष्क है, और 20 से लेके 40 तक को हमने क्या कहा, वो क्या है, अर्ध शुष्क। याद रहेगा। तो पश्चिमी मरुस्थल के 2 खंड आपको देखने को मिलेंगे, शुष्क कटिबंधीय और अर्ध शुष्क कटिबंधीय प्रदेश। अब बात करते हैं कि जहां पे वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है वो क्या कहलाता है, तो कहलाता है उप आर्द्र। आर्द्र से पहले की स्थिति उपाद्र। बात समझ में? आर्द्र होने से पहले की स्थिति क्या है, उपाद्र है। ठीक है, और वहां पे वर्षा क्या है, 40 से 60 होती है। तो अरावली जो प्रदेश है वो कैसा है, उपाद्र प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि अगर वर्षा 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्द्र प्रदेश बोलते हैं। इसका मतलब पूर्वी मैदान है वो कैसे हैं, आर्द्र क्षेत्र में आते हैं। अब अगर वर्षा 80 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर के दरमियान होती है तो ये जो कोटा संभाग हम देखेंगे उसमें अंदर क्या देखेंगे, अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। मतलब वर्षा अगर 80 से 120 सेंटीमीटर है तो वो हाड़ौती का पट्टा राजस्थान में है, और उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, जहां पर वर्षा 80 से 120 के दरमियान होती है वो होता है अति आर्द्र कटिबंधीय प्रदेश। तो सामान्य वर्गीकरण के आधार पर हमने 5 देखे हैं। कौन कौन सा, शुष्क कटिबंधीय, अर्ध शुष्क कटिबंधीय, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो मतलब शुष्क के 2 भाग देखे, शुष्क के 2 भाग देखे। तो एक तो हम पर्टिकुलर इसको क्या कह सकते हैं, शुष्क, और एक क्या कह देंगे, अर्ध शुष्क। शुष्क में क्या है, 0 से 20 तक सूखा है और 20 से 40 तक वर्षा हो रही है यहाँ। तो अगर 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है तो वो शुष्क है, और 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है तो वो कैसा है, तो वो हमारे लिए कैसा होगा, बताइए जरा। आप कहेंगे वो हमारे लिए होगा, हाँ, अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र। यहां तक का पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं आर्द्रता को लेकर। तो आर्द्रता को राजस्थान में 3 संदर्भ से समझिए। एक होता है उप आर्द्र, मतलब आर्द्र होने की पहले की स्थिति, एक होता है आर्द्र, और एक होता है अति आर्द्र। तो अगर वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर है तो वो स्थिति कैसी है, तो वो स्थिति आपकी कैसी है, उपाद्र है।
अगर वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच की है तो वो कैसी है? आर्द्र स्थिति है। और 80 से लेके 120 सेंटीमीटर के बीच की स्थिति है तो आप क्या बोलोगे? वो अति आर्द्र है। मैं उम्मीद करता हूं सामान्य वर्गीकरण की बातें समझ में आई। अब थोड़ा सा इनको क्लासिफाइड देख लेते हैं कि वो कैसे, एक मैप पे हम देखेंगे। तो आपको ये राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा होगा। इसमें शुष्क वाला जो प्रदेश आप देख रहे हो, इसमें वर्षा है वो 0 से 20 सेंटीमीटर तक होती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? शुष्क प्रदेश बोलते हैं। अर्ध शुष्क में क्या है? वर्षा 20 से 40 है। और ये अरावली वाला क्षेत्र है, इसमें 40 से 60 होती है, तो ये कैसा हो गया? उपाद्र हो गया। और पूर्वी मैदान अगर आप देखोगे तो पूर्वी मैदान में जो वर्षा होती है वो 60 से 80 के दरमियान होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आर्द्र। और हाड़ौती का जो इलाका है यहाँ पर वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है, तो इस वाले इलाके को हम क्या बोलेंगे? अति आर्द्र इलाका। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये सामान्य क्लासिफिकेशन देखा, सामान्य वर्गीकरण आपने देखा। अब बात करते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण को लेकर, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो देखो, कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को देखा और उसका विभाजन हम समझे कोपेन के अनुसार। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और इनका जो आधार है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है, वो क्या है? वनस्पति, तापमान और वर्षा। याद रहेगा ये पॉइंट? ठीक। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ने से पहले इन्होंने कुछ सिंबल इस्तेमाल किए हैं, उन सिंबल्स का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कोपेन ने अपनी जलवायु वर्गीकरण को लेकर जो सिंबल बनाए उनका आधार क्या था। देखिए, कोपेन ने तापमान और वर्षण मतलब वर्षा का जो वार्षिक मान है उनको लिया, उनको आधार बनाया, और उनके आधार पर उसने टोटल 5 खंड विभाजित किए। कितने समूह बनाए? तो अगर मैं पूरे अभी राजस्थान की संदर्भ बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोपेन के आइडिया की बात कर रहा हूं, उसके जो प्रिंसिपल की उसकी बात कर रहा हूं। इस नोट्स में तो नहीं है शायद वो, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कोपेन ने 5 ग्रुप बनाए और किसको आधार मानकर? वर्षा और तापमान को लेकर 5 आधार बनाए, और इन समूह को उसने नाम दिया। देखो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। तो जो ग्रुप बनाए 5, उनका उन्होंने नाम दिया ए, बी, सी, डी और ई। समझिए। और कोपेन ने जो एक स्थिति और बनाई, वो बनाई एच वाली। एच वाली क्या है? जो हाई एल्टीट्यूड में, मतलब जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं, पर्वतीय जो जलवायु है, उनके लिए एच लिखा। ये बात तो आपको समझ में आई। अब आप ये देखें कि ये जो ए है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। साथियों, ये चीज अगर नहीं पढ़ोगे ना तो आपको कोई बातें है ना वो थोड़ी कम समझ में आएंगी, क्योंकि पॉइंट ही ऐसा है कि आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से पता होना, वरना रटना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप रटें, थोड़ा तो समझने की कोशिश करें। तो जो कैपिटल ए लिखा है ये कहां इस्तेमाल होगा? तो कैपिटल ए है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए इस्तेमाल होगा। देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? उष्ण कटिबंधीय, मतलब वहां तापमान भी अधिक होना चाहिए, तो आप बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय। पहली बात तो ये उष्ण कटिबंधीय, और कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जहां पे होगी वहां पर क्या लिखा जाएगा? कैपिटल ए लिखा जाएगा। सर इसका मतलब थोड़ा और समझाओ, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र से और क्या मतलब है, और क्या बात हम समझ सकते हैं? तो वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र से मतलब ये है कि यहां पर प्रत्येक महीने का जो औसत तापमान है, मैं ध्यान से मेरी बात समझना, एवरेज टेम्परेचर, वो भी मंथली कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे 18 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। कितना? 18 डिग्री से क्या होना चाहिए? बराबर या इससे अधिक होना चाहिए। और यहां पर एक खास बात ध्यान रखना, यहां पर शीत ऋतु का अभाव होना चाहिए, मतलब जाड़ा नहीं आना चाहिए, शीत ऋतु का अभाव होना चाहिए। तो जिन इलाकों में हर महीने का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री या 18 डिग्री से ज्यादा हो, और वहां पर शीत ऋतु आए ही नहीं, वहां पर क्या नहीं आए? शीत ऋतु आए नहीं, उस इलाके में शीत ऋतु का अभाव हो, तो वहां पर कैपिटल ए देखोगे। क्या देखोगे बच्चे? कैपिटल ए देखो। क्या ये बात क्लियर होगी? दूसरा है कैपिटल बी। तो कैपिटल बी को इन्होंने ये कहा कि यहां पे वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होना चाहिए। पहले तो इसको क्या कहा इन्होंने? कहा शुष्क, नाम सुनिए, शुष्क जलवायु
जहां बी लिखा वहां क्या मतलब है, शुष्क जलवायु। अब शुष्क जलवायु का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बारिश ही नहीं है। शुष्क जलवायु का मतलब है कि वर्षण से अधिक, जितनी बारिश हो उससे ज्यादा वहां पर क्या हो जाए, वाष्पीकरण अधिक हो जाए। क्या हो जाए बच्चे, वाष्पीकरण अधिक हो जाए। बात समझ रहे हो? बी कहां इस्तेमाल करेंगे, जहां पर शुष्क जलवायु, और शुष्क जलवायु का आधार क्या होना चाहिए कि जितनी बारिश हो उससे ज्यादा वहां बारिश के पानी का या जमीन के पानी का वाष्पीकरण हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या मानेंगे कि कैपिटल बी का इस्तेमाल किया। बात समझ में? अब बात करते हैं सी के बारे में। तो जरा देखो, सी को हम बोलते हैं समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। समशीतोष्ण आर्द्र का मतलब है कि इसके सबसे गर्म महीने का औसत तापमान देखें तो वो 18 डिग्री से कम होना चाहिए। सबसे कम, देखो ध्यान, सॉरी सबसे मतलब माने कि इनके 12 महीने, 12 महीनों में जो सबसे गर्म महीना है, सबसे गर्म महीना है, उस महीने का जो तापमान है उसका औसत तापमान 18 डिग्री से भी कम होना चाहिए। यही बात समझ में, समशीतोष्ण बोला। यहां तक की बात क्लियर हुई। और सर्वाधिक ठंड के महीने का जो औसत तापमान है वो 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर ठंडे महीने के तापमान की बात करें तो 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहेंगे। उसके लिए कैपिटल सी का इस्तेमाल किया जाए। क्या ये बात समझ में आ गई होगी? अब बात करते हैं डी का इस्तेमाल किसके लिए हुआ। तो डी को क्या बोलते हैं, तो डी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीत और उष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब है वर्ष में सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान आप देखोगे तो 3 डिग्री से कम होना चाहिए। शीतोष्ण बोला ना, शीत और उष्ण, तो सबसे ठंडे महीने का अगर तापमान देखें, सबसे ठंडे महीने का तापमान देखें वर्ष भर का, तो वो 3 डिग्री से कम होना चाहिए। 3 डिग्री से कम होना चाहिए, ये कंडीशन है। बात समझ में? और सबसे गर्म महीने का तापमान देखें तो वो 10 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो मतलब न्यूनतम तापमान यहां 3 डिग्री हो सब, और वो कौन से महीने में, सबसे ठंडे महीने के, और सबसे जो गर्म महीना हो उसका तापमान 10 डिग्री से ज्यादा हो। तो ऐसी दशाएं, ऐसी वायुमंडलीय दशाएं मिलने वाला जो स्थान है वो किसके अंदर आता है, तो आप कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। ई की जो जलवायु है वो पोलर जलवायु, मतलब ध्रुवीय जलवायु कहा गया। यहां पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु का अभाव होता है, याद रखना। और सबसे गर्म महीने का तापमान है वो 10 डिग्री से भी कम होता है। और एच वाला मैंने क्या बताया, ये पहाड़ी या पर्वतीय जलवायु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो ये मोटे तौर पे 5 इन्होंने ग्रुप बनाए। तो ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, जो आगे अलग रखा वो अलग है। यहां तक की बात तो क्लियर होगी। लेकिन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आप और चीजें भी देखोगे कि इन्होंने ये जो 5 बड़े ग्रुप तो बना भी दिए, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कुछ छोटे समूह भी बनाए। इनको भी हमें समझना है। तो अगर वो समूह अगर हमें नहीं समझ में आएंगे तो फिर हम बात को आधी अधूरी समझ पाएंगे, इसलिए उनको भी जानना जरूरी है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जलवायु समूह को जब ये अलग अलग भागों में विभाजित कर रहे थे तो उनकी जो प्रादेशिक स्थिति हैं, क्षेत्रीय स्थिति हैं और वर्षा की जो स्थिति है उनको आधार बनाया। तो वर्षा की मात्रा को आधार बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, देखो पहला तो क्या आधार लिया, तापमान को लेकर लिया। पहला आधार किसको लिया, तापमान को लेकर लिया। अब अगर वर्षा की मात्रा को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया। वर्षा की मात्रा का निर्धारण इन्होंने जो किया वो किसके द्वारा, स्मॉल लेटर्स के द्वारा किया गया। जैसे अब आप उनको समझना, साथियों हो सकता है आप बोर हो रहे हो पर ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको कहीं पे स्मॉल एफ दिखाई दे तो इसका सीधा मतलब है यहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, बारिश साल भर बारिश होगी, और वर्ष के प्रत्येक माह का जो न्यूनतम बारिश देखोगे वो 6 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब वर्ष भर वर्षा होगी, वर्ष भर यहां पे बारिश आपको देखने मिलेगी। तो जहां पर वर्ष भर बारिश होती रहती है, हर महीने बारिश होती है, वो वाला इलाके के लिए ये स्मॉल एफ का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा अगर आप यहां पे एक और देखोगे एम, तो स्मॉल एम का मतलब है कि जहां पर मानसूनी जलवायु होगी,
कैसी जलवायु होगी? मानसूनी जहां पर जलवायु होगी, मानसूनी जलवायु का मतलब आप समझते हो ना, हवाओं की दिशा बदलने के साथ मौसम का रुख बदल जाए। हवा की दिशा कैसे कि अगर जल से स्थल की ओर आए तब बारिश आ रही है, स्थल से जल की ओर जाए तो सूखा आ रहा है, दूसरी ऋतु आ रही है, तो उन इलाकों को हम क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो जहां मानसूनी जलवायु होगी वहां पर आप किसका इस्तेमाल देखोगे? एम का इस्तेमाल देखोगे। इसके अलावा जहां पर लघु शुष्क मौसम हो, लघु शुष्क मौसम हो, मतलब वहां पे जो शुष्क ऋतु है वो क्या हो? छोटी हो। इसके अलावा सबसे जो शुष्क महीना हो उसके अंदर जो वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर से भी कम हो। जहां पे वर्षा अगर 6 सेंटीमीटर से भी कम दिखाई देगी वहां पर आप किसका इस्तेमाल देखोगे? एम का इस्तेमाल देखोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एक एक बात को समझिए। ठीक, अब बात करते हैं डब्ल्यू को लेकर। तो स्मॉल डब्ल्यू का जहां इस्तेमाल देखोगे वहां पर सबसे पहले तो आप ये समझना कि ये शुष्क ऋतु, शुष्क शीत ऋतु की बात कर रहा है। देखो शुष्क शीत का मतलब है इस इलाके में सर्द ऋतु में बारिश नहीं होगी, तो शुष्क शीत ऋतु होगी और ग्रीष्मकालीन बारिश होगी। बात को समझिए ध्यान से, ग्रीष्मकालीन बारिश होगी, ग्रीष्मकालीन वर्षा होगी। तो डब्ल्यू जहां इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे सर्दियों में बारिश नहीं होगी, बारिश केवल गर्मियों में होगी। ऐसे इलाकों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू का इस्तेमाल होगा। अब एक है स्मॉल एस को लेकर। तो स्मॉल एस को लेकर आप समझिए वहां पर वही बात, इस बार क्या होगा कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु होगी। जहां पे स्मॉल एस है वहां पे क्या? शुष्क ग्रीष्म ऋतु है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु है, बात समझिए। और बारिश कैसी है? तो शीतकालीन बारिश है, शीतकालीन बारिश मतलब गर्मियों में बारिश न होकर सर्दियों में बारिश होगी। तो वहां पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा? स्मॉल एस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एक आता है एच। एच को लेकर देखिए, तो एच का इस्तेमाल है वो औसत वार्षिक तापांतर को लेकर किया जाता है, याद रखना। तो अगर वहां पे तापांतर देखें, अब कैसा ये एनुअली है और वो भी एवरेज, तो वो तापमान अगर 18 डिग्री से कम है तो वहां पर एच का इस्तेमाल होगा। इसी प्रकार अगर के की बात करें, स्मॉल के की बात, स्मॉल के की बात है भाई, ये लिखा आपको कैपिटल दिखाई दे रहा है स्मॉल, तो स्मॉल के लिए देखें तो अगर तापमान 18 डिग्री से अधिक है, औसत वार्षिक तापांतर, तापमानी तापांतर या तापमान, तापमान ही समझे, तापांतर नहीं भाई, ये ताप ही है। तो औसत वार्षिक ताप अगर देखें 18 डिग्री से कम है तो वहां एच का इस्तेमाल होगा, और 18 डिग्री से ज्यादा है तो वहां पे के का इस्तेमाल होगा। इतना तो आपने जान लिया। क्या यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक। अब कुछ स्पेशल केस भी आप देखें कि एक आपने यहां पर स्मॉल डब्ल्यू देखा, लेकिन अगर कैपिटल डब्ल्यू जब भी आएगा, याद रखना, जब भी कैपिटल डब्ल्यू आ जाए तो इसका मतलब वो मरुस्थलीय जलवायु को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मरुस्थलीय जलवायु को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक। अब राजस्थान के संदर्भ में हम थोड़ा सा समझाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम आपको समझा पाए। इसने सबसे पहले लिखा, देखो AW, नोट्स में लिखा है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है इसमें, AW। तो ए किसके लिए इस्तेमाल होता है? अभी अभी आपने बताया, ए होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या अति आर्द्र जलवायु के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके साथ अगर डब्ल्यू का इस्तेमाल कर दिया गया, किसका इस्तेमाल कर दिया गया? डब्ल्यू का इस्तेमाल कर दिया गया, तो यहां देखो डब्ल्यू देख रहे हो, तो ए तो किसको डिनोट करता है? तो आपने कहा ए जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि तापमान 18 डिग्री या 18 डिग्री से अधिक होगा। तापमान 18 या 18 से अधिक होगा, पहली बात। हाँ या ना बोलिए। और यहां पर W लिखने की वजह से आपको समझ में क्या आया? तो अभी आपने कहा था कि सर W जब लिखा होता है तो कहेंगे कि शुष्क शीत ऋतु होगी, इस सर्दी में बारिश न के बराबर होगी और गर्मी में बारिश होगी। बोलिए हाँ या ना। तो AW प्रकार की जलवायु जहां भी लिखेगी उसका मतलब है, उसको हम कह सकते हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय सावाना जलवायु है। कैसी जलवायु है? सावाना। सावाना यहाँ पे वेजिटेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये AW जहां पर है उसे हम क्या कहते हैं कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या अति आर्द्र जलवायु। लेकिन कैसी? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब यहां पे AW में देखें तो AW में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? तो आप कहेंगे AW में सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी।
अब राजस्थान में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहां पे देखोगे? तो वागड़ जो प्रदेश है, मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। चल क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं, आप बात को समझो। एडब्ल्यू क्यों लिखा गया? क्योंकि आपने खुद कहा कि तापमान है वो 18 डिग्री या 18 डिग्री से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो इलाका है ये नियर बाई इक्वेटर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अपन को? राजस्थान के संदर्भ में बोल रहा हूं, और इक्वेटर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात है, मतलब कर्क रेखा के नियर बाई होना चाहिए। तो कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस इलाके से होकर। तो इस इलाके के अंदर आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आई। तो देखो इसके आसपास का इलाका ये एडब्ल्यू वाली जलवायु है, ये एडब्ल्यू वाली जलवायु। बोलिए समझ में आई कि नहीं? उष्ण कटिबंध का मतलब गर्मी ज्यादा होना चाहिए, तापमान 18 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना? प्रत्येक महीने का तापमान 18 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 18 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और डब्ल्यू लिखने का मतलब है, यहां पे डब्ल्यू लिखने का मतलब क्या है कि यहां पे जो बारिश होगी वो केवल ग्रीष्म ऋतु में होगी, शीत ऋतु में यहां पे बारिश नहीं होगी। तो इसको हम बोल देंगे अति आर्द्र जलवायु या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो कहां कहां पर है? तो एक तो वागड़ प्रदेश में है, और एक आप देखेंगे इसको तो जो हाड़ौती वाला इलाका है, दक्षिणी कोटा, बारा और झालावाड़, माउंट आबू इलाका। तो राजस्थान में एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगी, और हाड़ौती के क्षेत्र में दक्षिणी कोटा, बारा और झालावाड़ और माउंट आबू में देखने को मिलेगी। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे सघन वनस्पति पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी सघन वनस्पति? सघन का मतलब कि पास पास में पेड़ होंगे, बड़े पेड़ होंगे, भारी पेड़ होंगे, लंबे पेड़ होंगे। तो देखो पेड़ों को वृद्धि करने के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता होती है, एक तापमान और दूसरा वर्षा की। तो इस इलाके में आप ताप तो अधिक देखोगे, और दूसरी बात आप ये भी समझो कि राजस्थान का यही तो इलाका है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जहां पर ताप और वर्षा अधिक होगी उस इलाके के अंदर वनस्पति की वृद्धि ज्यादा होगी, इसलिए वनस्पति ज्यादा होने से वहां पे सघन वनस्पति पाई जाएगी। बोलो हाँ या ना? और इसी को हम क्या बोलते हैं? सवाना प्रकार की वनस्पति बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू, एच एंड डब्ल्यू। ये क्या है इसको समझिए, ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला? कैपिटल बी, कैपिटल एच, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एच। अब पहले क्लियर करो, बी जो लिखा है ये क्या बताता है? बी किसको डिनोट करता है? तो ये शुष्क जलवायु को डिनोट करता है। शुष्क जलवायु का मतलब है वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होना चाहिए, किसकी तुलना में? वर्षा की तुलना में। बात क्लियर हुई? ठीक, पॉइंट क्लियर हो गया कि वर्षा कम और तापमान ज्यादा होने की वजह से वहां का वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा। एक बात। कैपिटल डब्ल्यू लिखने का मतलब क्या? कैपिटल डब्ल्यू लिखने का मतलब क्या? तो देखो कैपिटल डब्ल्यू जो लिखता है वो मरुस्थलीय जलवायु को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? ये मरुस्थल को डिनोट करता है, डेजर्ट को डिनोट करता है। एच जो स्मॉल एच आपने लिखा है इसका मतलब क्या? तो स्मॉल एच का मैंने आपको मान बताया था कि तापमान है ना वो 18 डिग्री और 18 डिग्री से कम होना चाहिए। तापमान है वो 18 डिग्री हो या 18 डिग्री से क्या हो? कम हो। कैसा तापमान? औसत वार्षिक तापमान। मैंने ध्यान से जो बोला उसको सुनो, औसत वार्षिक, एनुअली बात हो रही है, औसत वार्षिक तापमान। ये तो बी समझ में आया, कैपिटल डब्ल्यू समझ में आया, एच समझ में आया। अब यहां पे लिखा है स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है कि वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होगी, शीत ऋतु में वर्षा का अभाव होगा। तो अब मुझे बताओ, इतनी सब बातें पता होने के बाद आप राजस्थान के प्रदेश को नहीं बता दोगे कि कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां पे तापमान अधिक होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर जो औसत वार्षिक ताप देखें तो हर महीने का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा, और वहां पर जो वर्षा है वो केवल ग्रीष्म ऋतु में होती। तो आप नहीं बताओगे कि ये जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाला इलाका है, क्योंकि डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू किसको डिनोट करता है? मरुस्थल को डिनोट करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कैपिटल बी, कैपिटल एच और कैपिटल डब्ल्यू और एच, अगर ये तीन ही देखें, अगर मैं केवल आपको कॉपेन के मूल क्लासिफिकेशन को दिखाऊं तो बी कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल और एच स्मॉल, इसका मतलब है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कैसी है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। या इसी को आप ये समझें, इसी को कह सकते हो
गर्म एवं शुष्क क्षेत्र, अगर प्रादेशिक भूगोल को समझें कि उस इलाके का कैसा कंडीशन, तो आप बोलेंगे इलाका गर्म है और इलाका शुष्क है, गर्म भी है शुष्क भी है। और डब्ल्यू लिखने की वजह से आप क्या बोलोगे कि मरुस्थलीय जलवायु है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? तो आप कहेंगे कि BWHW है, ये शुष्क मरुस्थलीय तुल्य जलवायु है, कि जैसी शुष्क मरुस्थल की जलवायु होती है उसके समान जलवायु देखने को मिलेगी। अब मरुस्थल है तो वहां पे जीरोफाइट और कंटीली वनस्पतियां मिलेंगी। अब ये मिलने का कारण क्या है? क्योंकि इनकी जड़ें हैं वो गहरी होती हैं, जड़ें गहरी होती हैं, याद रखना। और तने के ऊपर छाल पाई जाएगी, लेकिन पत्तियां क्या होंगी? छोटी होंगी, क्योंकि क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस में कम से कम पानी का इस्तेमाल हो पाए, इसलिए पत्तियां छोटी और कटीली होती हैं, नुकीलेदार होती हैं, ये रीजन है। तो यहाँ पे जीरोफाइट या यूं कहें और कटीली वनस्पतियां पाई जाएंगी। विस्तार अगर राजस्थान में देखें तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, तो इन इलाके के अंदर BWHW प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। विशेषता क्या है? तो मैंने बताया आपको, न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश है जहां पर न्यूनतम वनस्पति देखने को मिलेगी और कटीली क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब अगला पॉइंट है तो वो है कैपिटल B, कैपिटल S और HW। अब यहां पर एक बात आपके सामने हो रही जो अलग पॉइंट है कि साहब B से तो हमें यह समझ में आ गया, जहां B लिखा है तो वहां हमें यह समझ में आया कि साहब यहां पे शुष्क जलवायु है। अभी अभी हमने बताया शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु है। और कैपिटल S लिखने का मतलब है स्टेपी जलवायु होगी। कैसी जलवायु होगी बच्चे? स्टेपी। स्टेपी का मतलब यह है कि यहां पे छोटा घास का मैदान देखने को मिलेगा। स्टेपी का मतलब क्या है? छोटा घास का मैदान देखने को मिलेगा। और H लिखने का मतलब है कि तापमान 18 डिग्री या 18 डिग्री से कम का हो। बोलो हाँ या ना? और W लिखने का मतलब है यहां पे भी वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं आपको इतना सा कहूं कि कैपिटल B, कैपिटल S और H का मतलब क्या, तो आप कहेंगे अल्पकालीन वर्षा ऋतु होगी। इस बात का मतलब समझना, अल्पकालीन, ये नोट कर लिया करो, अल्पकालीन वर्षा होगी। देखो इस नोट्स में ये सब बातें नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं अच्छे से, जिसे आपको रटना नहीं पड़े। अल्पकालीन क्या होगी? वर्षा ऋतु होगी। और दूसरी बात, एस लिखने की वजह से इसी बात को ऐसे समझे कि ये शुष्क है। बी का मतलब शुष्क है, एस कैपिटल का मतलब है स्टेपी जलवायु है, और एच का मतलब तापमान से समझ में। बोलिए हाँ या ना? तो ये कहें ये उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश होगा। ठीक। और डब्ल्यू लिखने का मतलब है कि वर्षा यहां पर केवल और केवल ग्रीष्म ऋतु में होगी। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेपी जलवायु, या इसी को बोलते हैं अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। स्टेपी यहां पे वनस्पति पाई जाएगी। स्टेपी वनस्पति का मतलब छोटे घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और राजस्थान में इसका विस्तार देखें तो लूणी नदी का जो बेसिन है, गगर नदी का बेसिन है, नागौर है, और जो शेखावाटी प्रदेश है, ये सभी किस में आते हैं? कैपिटल B, कैपिटल S, HW में आते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के अंदर कोपेन का ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। एग्जाम में पूछा गया है कई दफा कि राजस्थान में कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो आप ये कहेंगे B का मतलब बड़ा है बस, और S H W, तो B कैपिटल S कैपिटल H W, याद रहेगा आपको। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलें। अब हमारे पास आती है कैपिटल C, W एंड G। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, कैपिटल C, स्मॉल w एंड G। ये क्या बीमारी है, ये क्या बला है, इसको भी हमें समझना है। देखिए किसको डिनोट करेगा? C किसको डिनोट करता है? तो C डिनोट करता है समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब है कि सबसे गर्म महीने का तापमान है वो 18 डिग्री से कम हो, और सबसे ठंडे महीने का तापमान है वो 8 से 18 के बीच में पाया जाए। तो ये समशीतोष्ण कटिबंध की स्थिति आ गई, जहां पे शीत और उष्ण दोनों हो। तो राजस्थान में शीत और उष्ण वाले इलाकों को क्या कहा गया? तो आपने कहा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां तक की पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक। ओके, तो राजस्थान में CWG ये क्या है? तो आप कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय या उपाद्र जलवायु जहां पर है। यहां पर क्या होगा? तो आप कहेंगे शुष्क मानसूनी या पतझड़ वन पाए जाएंगे। शुष्क मानसूनी पतझड़ वन पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, जरा बताओ क्यों पाए जाएंगे ऐसा? क्योंकि आप खुद ब खुद कह रहे हो कि समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहां पर तापमान आप देखोगे तो 8 डिग्री से 18 के बीच में होगा ठंडे महीनों का, गर्म महीने में 18 डिग्री से कम का होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर होगा यहां से। ठीक। और यहां पर जो वनस्पति है वो कैसी है? शुष्क मानसूनी है और पतझड़ वनस्पति पाई जाएगी। राजस्थान में विस्तार अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, सिरोही ये सब देखने को मिलेगा। और इस प्रदेश में सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि उत्पादन है, वो किस प्रदेश में है? तो आप बोलेंगे सी से आप समझना कल्टीवेशन, ऐसे समझ लेना। तो सी सर्वाधिक कृषि उत्पादन कहां से होगा? कृषि कहां से होगी? CWG से होगी। तो कॉपेन के अनुसार हमने जलवायु वर्गीकरण को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया हो। और कॉपेन का महत्वपूर्ण है। त्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है, त्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है, इसका आधार अगर हम देखें तो राजस्थान को इन्होंने वर्षा के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। वर्षा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। अब देखिए, जहां पर 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है तो कॉपेन ने इसे AW कहा, त्रिवार्था ने इसे AW कहा। जहां पर अगर आप वर्षा 10 सेंटीमीटर के आसपास देखोगे, क्योंकि 0 से 20 के में आता है, तो कॉपेन ने इसे कैपिटल B, कैपिटल W, स्मॉल h एंड स्मॉल w कहा। जबकि त्रिवार्था क्या कहता है? ये कहता है कैपिटल B, कैपिटल W और स्मॉल h कहता है। और जहां पे वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है तो कॉपेन इसे कैपिटल B, कैपिटल S और स्मॉल h, स्मॉल w के नाम से जानते हैं। और जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर के आसपास है उसे CWG कहा गया और इसने CAW कहा। इतना ही समझना, इससे ज्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं। थ्रॉनथ्वेट ने, अगर हम तीसरा व्यक्ति पढ़ें थ्रॉनथ्वेट, तो उसने राजस्थान की जलवायु को तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा। तो ए और बी को अगर देखें तो अति आर्द्र और आर्द्र, जिनको राजस्थान में शामिल ही नहीं किया। तो थ्रॉनथ्वेट ने राजस्थान को अति आर्द्र और आर्द्र में शामिल ही नहीं किया, मतलब थ्रॉनथ्वेट के अनुसार कैपिटल ए और कैपिटल बी है ही नहीं। तो इन्होंने राजस्थान को C, D और E भागों में विभाजित किया। तो ये 4 भाग जो बताते हैं, ये थ्रॉनथ्वेट वाला इलाका ये बताते हैं। एक बार मैप को देख लीजिएगा जिसे आप समझ पाए। आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए कॉपेन का वर्गीकरण है, वही आधार मान के पढ़े। ठीक। अब थ्रॉनथ्वेट के अनुसार देखें तो जहां कैपिटल C, कैपिटल A, W पाई जाएगी, जलवायु पाई जाएगी, वो उनको उपाद्र जलवायु कहा गया, जिसका विस्तार आप बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़, दक्षिणी कोटा में देखोगे। DAW को देखोगे तो यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु बताई इसने, और ये वाला इलाका इतना महत्वपूर्ण है। तीसरा इसने कहा कि थ्रॉनथ्वेट के अनुसार जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो उन्होंने DAW नाम दिया है। और DBW है, ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है, तो ये बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला इलाका है, इसको नाम दिया। और EAD जो है ये शुष्क जलवायु वाली, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जो जोधपुर है उस इलाके को दिया। तो राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण, थ्रॉनथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है। याद रखना कि राजस्थान को लेकर अगर राजस्थान की जलवायु को हम देखें तो थ्रॉनथ्वेट का जो जलवायु वर्गीकरण है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार का माना जाता है। अब जलवायु के अनुसार ऋतुओं का वर्गीकरण देखें तो देखिए, हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो मार्च से जून महीने के अंदर ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो भौगोलिक
घटनाएं हैं उनमें लू चलेंगी, आंधियां चलेंगी और बबूलिया चलेगा। वर्षा ऋतु की बात करें तो राजस्थान में वर्षा ऋतु वो जून से सितंबर महीने के अंदर आती है और इस वक्त वर्षा होती है, मतलब मानसून होता है। राजस्थान में शरद ऋतु की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर के बीच का जो दरमियान जो टाइम है, मौसमी घटनाएं, वो क्या होता है, इसमें अपन क्या बोलते हैं, मानसून का ये निवर्तन होता है, जिसमें अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं। तो इस वाले इलाके में कैसा होगा कि ये शरद ऋतु होगी। और शीत ऋतु राजस्थान में दिसंबर से फरवरी तक मानी जाती है और इसमें खास बात क्या है, मावट होती है जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है और साथ ही यहाँ पे शीतलहर भी देखने को मिलेगी। तो ये छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए, ये ऋतुओं का वर्गीकरण। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखें तो ग्रीष्म ऋतु का जो फिनोमिना है उसमें आपने देखा, एक तो लू चलेगी, आंधियां देखने को मिलेंगी और बबूलिया देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं लू क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और इनके चलने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे तापमान का अभिवहन या क्षैतिज संचरण। कि जो तापमान है वो हीट की वजह से क्षैतिज संचरण होने लग जाता है, ताप क्षैतिज संचरण करने लग जाता है। इसकी वजह से जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है, तो गर्म हवाएं तापमान के क्षैतिज संचरण की वजह से या अभिवहन की वजह से हवाएं गर्म होती हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। आंधियां क्या है, पहले ये देखें। तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी और आर्द्र हवाएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। धूल भी होती है और उनमें नमी भी होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी और आर्द्र हवाएं हैं। देखो शुष्क हवाएं हैं वो क्या है, लू है और वो गर्म है। और धूल भरी है, जिनके साथ धूल है और आर्द्र है, नमी लेके बैठी हुई, वो क्या है, आंधियां। कारण क्या है, संवहनीय धाराओं का संचरण, मतलब ऊर्ध्वाधर संचरण अगर होने लग गया है तो क्या है, आंधियां। बुबुलिया क्या होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी और चक्रवाती है। अब देखो बुबुलिया क्या होता है कि इस तरह से धूल भरी जो हवाएं हैं वो एक चक्कर के रूप में, एक साइक्लोन के रूप में अगर उठ के आती हैं तो वो बुबुलिया कहलाए। तो लू और बुबुलिया और आंधी में डिफरेंस समझ में आया होगा। कारण क्या, किसी स्थान के केंद्र में उच्च ताप और निम्न वायु दाब जब बन जाता है तो परिधि के विपरीत यहां पर हवाएं चलने लग जाती हैं और वो ही क्या है, बुबुलिया। अब लू की बात करें तो देखो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बाड़मेर। राजस्थान में लू से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बाड़मेर, मतलब उत्तर पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक लू से प्रभावित रहता है। बाड़मेर वाला इलाका पूछा जाता है क्वेश्चन, सर्वाधिक लू से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान, मतलब बाड़मेर का जो इलाका हो। सर्वाधिक आंधियों से प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है, श्रीगंगानगर है, 27 दिन लगभग आंधियां चलती हैं। और बुबुलियों से प्रभावित क्षेत्र है वो बीकानेर है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है वनडे एग्जाम के लिहाज से। अब बात करें ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ाने वाली जो घटनाएं हैं वो क्या है, लू है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान में कमी जो कर देती है वो क्या है, आंधी। अब रीजन समझो, अभी मैं बताया आंधी में क्या होती है, आर्द्रता होती है, मॉइस्चर होता है, और लू में क्या होती है, तापमान अधिक, मतलब शुष्क होती है। तो ये लू चलेंगी तो तापमान बढ़ेगा और आंधी चलेगी तो तापमान गिरेगा। यही बात समझ में आई, ठीक। अब ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान की बात करें तो अगर सर्वाधिक तापमान कहीं पे होता है और स्थान विशेष की बात करें, स्थान जो शुष्क स्थान है देखा जाए तो सर्वाधिक शुष्क स्थान आप देखेंगे तो फलौदी जोधपुर में है। और जिला बात करें कि कौन सा जिला सर्वाधिक तापमान लिए होता है, तो सबसे ज्यादा तापमान चूरू का होता है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो भूगर्भिक संरचनाएं वो कैसी हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे लाइमस्टोन, मतलब चूना पत्थर ज्यादा देखने को मिलेगा और वो क्या करता है, यहाँ पर ताप को हीट देना शुरू कर देता है, मतलब ताप प्रभावित क्षेत्र ज्यादा बन जाता है। न्यूनतम की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान माउंट आबू में रहता है, स्थान को लेकर बात करें, और जिला करें तो कौन सा है, सिरोही है। अब कारण समझें तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में धरातलीय ऊंचाई है वो क्या अधिक है। इस कारण अधिक ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या होता है, तापमान में कमी होती है। आप जानते हो कि राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये हमारा क्या, पश्चिम। तो क्या बोला, दक्षिणी पश्चिमी भाग। दक्षिणी पश्चिमी भाग ये वाला इलाका, माउंट आबू, ये सिरोही वाला इलाका, ये क्या है, धरातल इसका ऊंचाई ली हुई है। अब आप जानते हो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए तापमान में कमी देखने को मिलेगी माउंट आबू में। तो स्थान जहां पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम होता है वो माउंट आबू है, जिला कौन सा है, सिरोही।
अब तापांतर को लेकर बात करें, तापांतर ताप का अंतर, अगर वार्षिक तापांतर देखें तो सर्वाधिक चूरू में देखने को मिलेगा, और दैनिक तापांतर है वो कहां देखने को मिलेगा, जैसलमेर। जैसलमेर में दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा पाए जाने का रीजन क्या हुआ, तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ज्यादा रेतीली मिट्टी क्या करती है कि जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो सुबह के 8-9 बजे जैसलमेर में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन शाम ढलते ढलते यहाँ पर तापमान गिर जाएगा या ठंड होने लग जाएगी। बात समझ में आई? तो तापांतर का मतलब एक निश्चित समय में अधिकतम और न्यूनतम ताप का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, तापांतर कहलाता है। अब वर्षा ऋतु की बात करें राजस्थान को लेकर, तो जो मानसून है, मानसून अगर बात करें तो मानसून मूल शब्द है वो मौसम से बना है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है, और मानसून शब्द का जो जनक है वो कौन है, तो आप कहेंगे अल मसूदी। तो मानसून शब्द किसने दिया, अल मसूदी ने दिया, और इसका अर्थ है, मानसून का मतलब होता है ऋतुओं में परिवर्तन। और ऋतुओं में परिवर्तन कैसे, तो मौसमी हवाओं की दशा या दिशा में परिवर्तन के साथ ही अगर ऋतु परिवर्तित हो जाए तो मानसूनी स्थिति है, मतलब जल से थल की ओर, थल से स्थल की ओर चले और उन्हीं के हिसाब से मानसूनी या मौसमी दशाएं बदल जाए तो उसको मानसून कहते हैं। मानसून अगर देखें तो भारत और राजस्थान के मानसून को हम किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। भारत और राजस्थान के मानसून को किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये संदर्भ। तो देखो ये व्यापारिक, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कि जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं, देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका है, यहाँ से ये अफ्रीका वाला भाग है, और यहाँ पे मेडागास्कर के आसपास इलाका है। इधर ऊपर भारत में देखोगे तो यहाँ पर आप भारत में, यहाँ पे एक बात समझोगे तो जब भारत की जलवायु पढ़ाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा समझा पाऊंगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक पठारी भाग है, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जेट हवाएं हैं उनकी एक शाखा टकराकर यहाँ पहुंच जाती है और एंटी साइक्लोन बनाकर यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बना देती है। और ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये उठकर कहाँ चला जाता है, तो ये उठकर चला जाता है मेडागास्कर के आसपास के इलाके में। कहाँ चला जाता है, मेडागास्कर के आसपास के इलाके में। अब देखिए स्थिति को समझिए, अगर यहाँ पर एंटी साइक्लोन जाके यहाँ गिरा तो जो लो प्रेशर होना चाहिए था वो हाई प्रेशर में बदल गया। अब जानते हैं इस टाइम पे व्यापारिक पवनें हैं वो चल रही होती हैं, इनको जाना कहाँ होता है, इनको जाना होता है अफ्रीका की तरफ, मेडागास्कर की तरफ। लेकिन यहाँ पर तिब्बत के पठार की वजह से हाई प्रेशर हो गया, तो ये अब लो प्रेशर की ओर, इक्वेटर की ओर बढ़ना शुरू करेंगी। और जैसे इक्वेटर की ओर बढ़ना शुरू करेंगी तो आप जानते हैं कोरलियस बल के प्रभाव के अंदर ये भारत की ओर मुड़ जाएंगी और ये मानसून अब भारत की तरफ बढ़ने लग जाएगा। इसी के साथ में यहाँ ITCZ का प्रभाव भी होता है, तो हम आपको पढ़ाएंगे कि ITCZ का प्रभाव क्या है। फिलहाल आप इतना देखें, तो जो फैक्ट है वो देखें। तो मानसून की तिथि अगर बात करें, तो आगमन की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि में जो मानसून है वो 1 जून के आसपास आ जाता है, जो केरल का मालाबार तट है वहां पर पहुंचता है। और राजस्थान में 25 जून के आसपास डूंगरपुर और बांसवाड़ा इलाके में देखने को मिलेगा। और लौटना, निर्वर्तन का मतलब लौटता हुआ मानसून। तो भारत में अगर मानसून है तो उत्तरी भारत में 1 अक्टूबर के आसपास लौट जाता है और संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर के आसपास मानसून लौट जाता है। राजस्थान में 30 सितंबर को हम मान लेते हैं कि मानसून का निर्वर्तन तिथि आ गई। तो राजस्थान में मानसून का निर्वर्तन कब है, 30 सितंबर को है। आगमन कब है, 25 जून को है। अब एक बात यहाँ पे नोट डाल के लिखिए कि राजस्थान में मानसून की प्रकृति क्या है, ये देरी से आता है और समय से पहले ही लौट जाता है। इस वजह से मानसून में भी वर्षा में कमी का एक कारण ये भी है। अब बात करते हैं मानसून की शाखाएं। देखिए मानसून की शाखाओं की बात करें तो अरब सागरीय शाखा है और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो देखिए इस नोट्स में क्या लिखा है वो फिलहाल मैं समझाता हूँ, बाकी मैं एक अलग से भारतीय जलवायु मानसून को लेकर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको डिटेल से समझा पाऊंगा कि मैकेनिज्म क्या है मानसून का। तो अभी हम बात करें मानसून की शाखा, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान के पास में वैसे अरब सागरीय शाखा पड़ेगी क्योंकि गुजरात के बाद में कच्छ की खाड़ी वाला इलाका आपको देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी घाट की शाखा इसको बोलते हैं, यही छोटा नागपुर की शाखा है और इसी को 3 अगले भाग में विभाजित किया तो ये हिमाचल शाखा है जिसका संबंध राजस्थान से संबंध रखती है। तो हम देखें कि जो मानसून जो इंडियन ओशन के अंदर, हिंद महासागर में जो मानसून आया वो 2 भागों में डिवाइड हमें दिखा, एक तो अरब सागरीय और एक कौन सा हो गया, बंगाल की खाड़ी का मानसून। और उसको हमने 3 भागों में देखा, एक हमारा पश्चिमी घाट की शाखा, एक छोटा नागपुर की शाखा और एक हिमाचल शाखा है जिसका संबंध किससे, राजस्थान से। बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को हम देखें तो उत्तरी विशाल मैदान की शाखा,
एक तो जो ये भी राजस्थान को प्रभावित करती है, एक दूसरा है पूर्वी हिमालय शाखा। राजस्थान में सबसे पहले पहुंचने वाली मानसूनी शाखा है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे राजस्थान में सबसे पहले, क्योंकि जो नजदीक होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो नजदीक क्या पड़ता है? तो आप नजदीक देखेंगे तो राजस्थान नजदीक पड़ता है अरब सागरीय शाखा। तो आप कहेंगे अरब सागरीय शाखा है वो सबसे पहले पहुंचती है। और अरब सागरीय शाखा भी कौन सी? वो है हिमाचल शाखा, ये सबसे पहले पहुंचती है। किंतु ये शाखा अधिक वर्षा नहीं कर पाती। इसका कारण क्या है? क्योंकि अरावली के पैरेलल ये निकल जाती है। बात समझ में? और राजस्थान का वह मानसूनी शाखा जिससे सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी का मानसून, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी विशाल मैदानी शाखा। तो उत्तरी विशाल मैदानी शाखा से बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अब पुरवैया क्या है ये समझिए। तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को पुरवैया कहते हैं। पूर्व से आ रही हैं तो पुरवैया क्या है? पूर्व किधर? बंगाल की खाड़ी को आप देखने को मिलेगा। तो पूर्वी इलाके से जो मानसूनी हवाएं चल रही हैं वो पुरवैया है। कहने का मतलब बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं, उनको क्या कहते हैं? पुरवैया कहते हैं, जिनसे अरावली के पूर्व में अधिक वर्षा होती है। अरावली के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा पुरवैयों से देखने को मिलेगी। अब मानसून का प्रभाव अगर हम देखें राजस्थान में, तो सर्वाधिक और न्यूनतम को देखकर पढ़ते हैं। तो झालावाड़ में सर्वाधिक आपको वर्षा देखने को मिलेगी। जिलावार करें तो सर्वाधिक मानसून प्रभावी कहाँ रहता है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो झालावाड़। जिला को लेकर स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में। और न्यूनतम वर्षा बात करें तो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है। और स्थान कौन सा है? सम तहसील आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? तो आप कहेंगे 57.58 सेंटीमीटर है। और भारत की औसत वर्षा कितनी है? 125 सेंटीमीटर। ये बात याद रखना, ये तथ्य आपके काम है। अब बात करते हैं मानसून का दिशा के अनुसार प्रभाव। अब देखिए, थोड़ा समझिए, आप इन तथ्यों को जानिए, आपके काम की चीजें हैं। देखिए, पहले कुछ तथ्य देखते हैं। अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो स्थिति है वो आप देखेंगे इस इलाके से गुजर रहा है। और इसकी कंडीशन देखें तो ये मानसून के आगे बढ़ने की दिशा अगर पूछें तो आपसे कौन सा है? तो कहेंगे उत्तर पूर्वी दिशा में मानसून बढ़ता है। किस दिशा में बढ़ रहा है? उत्तर पूर्वी मानसून दिशा के अंदर मानसून बढ़ रहा है। और अगर हम बंगाल की खाड़ी वाले को देखेंगे तो इसकी स्थिति ये है। तो ये क्या है? उत्तर पश्चिमी इलाका है, इधर वर्षा की कमी देखने को मिलेगी। और अगर हम इसे बंगाल की खाड़ी की तरफ और चलेंगे इधर, तो यहाँ पे वर्षा की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो राजस्थान में अगर आप देखें तो इस इलाके के अंदर सर्वाधिक वर्षा है। और ये जैसलमेर वाला इलाका यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे क्या है? सबसे कम वर्षा आपको देखने को मिलेगी। तो मानसून के आगे बढ़ने की दिशा क्या है? तो उत्तर पूर्वी दिशा है। याद रहेगा आपको, आगे बढ़ने की दिशा बोला है मैंने। अब मानसून से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उनको समझते हैं। जैसे मानसून का प्रस्फोट क्या होता है? तो देखिए, मानसून के शुरुआत में होने वाली तेज वर्षा को मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। याद रखना कि मानसून आया, उसके शुरुआती दिनों के अंदर जो तेज बारिश होती है, बहुत भयंकर झंझाट वाली बारिश होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रस्फोट कहा जाता है। और राजस्थान में मुख्यतः जुलाई अगस्त महीने में देखने को मिलता है। मानसून का प्रतिछेदन क्या होता है? तो प्रस्फोट के बाद में 2 या 3 सप्ताह तक अगर वर्षा नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिछेदन कहते हैं मानसून। और ये मुख्यतः अगस्त और सितंबर माह में देखने को मिलेगा। और मानसून निर्वतन का मतलब होता है मानसून का लौट जाना। तो ये अक्टूबर नवंबर में मानसून राजस्थान से लौट जाता है, तो ये निर्वतन काल है। अब कार्तिन हीट क्या होती है? तो मानसून निर्वतन के दौरान ताप में होने वाली बढ़ोतरी की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मानसून जब लौट रहा होता है तो उस दौर में हमारे यहाँ पर कार्तिक माह चल रहा होता है। और उस टाइम पे आप देखेंगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अब ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? महीना कौन सा? कार्तिक। और इसे बोलते हैं कार्तिक हीट के नाम से जाना जाता है। तो अक्टूबर महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक। अब मानसून को वैश्विक घटनाक्रम जिसकी वजह से मानसून प्रभावित होता है तो वो कौन कौन से हैं? जैसे अल नीनो, इसे इशू का शिशु कहा जाता है या महासागरीय बुखार के नाम से जाना जाता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको अल नीनो एल नीनो क्या है। ये क्या है? तो कहेंगे एक गर्म जलधारा है। स्थिति क्या है? तो जनरली आपको 3 डिग्री
दक्षिणी गोलार्ध से 24 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य आपको देखने को मिलेंगी। तो मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूरी तौर पर चलती हुई दिखाई देंगी आपको। और समय क्या है, तो दिसंबर अंतिम सप्ताह में आपको देखने में। प्रभाव क्या होता है, मानसून का देरी से आना या कम प्रभावित होना। तो ये मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको लालिनो तो ज्यादा समझ पाएंगे। लालिनो भी ये क्या है, लालिनो ठंडी धारा, ये दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है उसकी पूरी तट पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और मानसून का समय पे आना और अधिक प्रभावी होना ये लालिनो की स्थिति को बताता है। सर्द ऋतु की बात करें तो ये प्रमुख मौसमी घटना है जहां पे मानसून का निवर्तन और कार्तिकेयन हीट होता है। इसमें बात समझ में है कि नहीं। अब थोड़ी सी बात और जो आपके काम की है कि शीत ऋतु को लेकर, तो शीत ऋतु में दो घटनाएं होती हैं, एक तो मावठ और एक शीतलहर। मावठ क्या है, तो आप कहेंगे शीतकालीन वर्षा को मावठ कहा जाता है। कहां से आती है, तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, ठीक है। किसके द्वारा होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ है, जेट स्ट्रीम है, उनके द्वारा। ये जेट स्ट्रीम क्या होती है कि ऊंचाई के ऊपर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, उनको जेट स्ट्रीम कहा गया। पढ़ाएंगे, एक पूरा टॉपिक है जेट स्ट्रीम। जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा तब आपको जरूरी बताऊंगा। समय देखेंगे तो दिसंबर से मार्च के बीच में है। और प्रभावित क्षेत्र राजस्थान में कौन सा, तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जैसे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, ये इलाका है, ये मावठ से प्रभावित होता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, इससे रबी की फसल मतलब सर्वाधिक गेहूं को क्या है, लाभ पहुंचता है। जैसे गेहूं, सरसों, चना, इनको सबको ये फर्क यही समझेंगे। अब इसी को गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो मावठ का सर्वाधिक लाभ गेहूं को होता है, इस कारण इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और शीतकालीन मानसून को भूमध्य सागरीय मानसून या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून या उत्तरी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा आया शीतलहर। देखो शीतलहर है क्या, तो आप कहेंगे हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। अब हिमालय से आ रही है तो इनकी स्थिति आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिखाई देंगी। तो किधर से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर दिखाई देती है। और इनका जो समय है वो मुख्यतः जनवरी माह में ही चलती है। सर्वाधिक शीतलहर आपको चूरू और सीकर और बीकानेर में देखने को मिलेंगी। तो सर्वाधिक चलती है चूरू के अंदर, फिर सीकर, बीकानेर, ठीक। अब कुछ तथ्य हैं जैसे समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा क्या है, तो देखिए समवर्षा रेखा का सीधा सा मतलब है कि बहुत सारे स्थान हैं, वो पॉइंट कर लो जहां पर समान वर्षा, एक समान वर्षा हुई है, उन स्थानों को अगर हम एक आउटलाइन के द्वारा जोड़ें तो वो क्या कहलाएंगे, समवर्षा रेखा स्थान पर। जैसे अभी आपने कहा कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, तो इसका मतलब क्या है, इस इलाके के अंदर जो इलाका हमने नोट किया जिसे वर्षा गुजर रही है, तो इस इलाके के अंदर जो वर्षा हुई है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास हुई है। तो इन बिंदुओं को हमने जोड़ दिया तो ये रेखा क्या होगी, समवर्षा रेखा कहलाएगी, तो वर्षा से संबंधित होगी। अब थोड़ा सा, एक मिनट, अब राजस्थान में जो समवर्षा रेखा है उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, तो ये समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, याद रखना। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, क्योंकि हमने देखा था कि ये अरावली है और अरावली के इधर का पूरा भाग हमने कहा ये मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली के इधर का भाग। और हमने कहा कि इसमें एक वर्षा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निकलती है, तो इसके एक तरफ का भाग है वो 0 से 20 और ये वाला भाग 20 से 40, तो बीच में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। 0 से 20 वाले को हम क्या बोलते हैं, शुष्क मरुस्थल, और 20 से 40 को क्या बोलते हैं, अर्धशुष्क मरुस्थल बोलते हैं। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। 40 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है ये राजस्थान को, पूरे राजस्थान को दो भागों में विभाजित, राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये है रेतीले, देखो पश्चिमी रेतीले मरुस्थल को पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। तो पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस समवर्षा रेखा द्वारा किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, यह अरावली के पैरेलल आप देखेंगे उसी पे स्थित है। ये पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है, याद रखना पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने वाली कौन सी समवर्षा रेखा है, तो आप कहेंगे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और पूरे राजस्थान को दो भागों में बांटती है, वो कौन सी है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और ये क्या करती है, ये पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, जो रेतीला मरुस्थल है उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अब बात करते हैं सम वायुदाब रेखा। सम मतलब समान, वायुदाब मतलब वायु का जो प्रेशर है। तो राजस्थान
में पढ़ने से पहले कि समदाब कहाँ बनेगा, उससे पहले ये देखिए कि समवायुदाब का मतलब क्या है कि एक समान वायुदाब वाले स्थान, कि जिन जिन इलाकों में सेम एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, एटीपी होगा, उनको अगर हम एक आउटलाइन के द्वारा समझें तो तमाम क्या कहलाएंगे, समवायुदाब रेखा कहलाएंगे। राजस्थान में देखें तो जनवरी महीने के अंदर तापमान तो क्या होता है, कम होता है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ताप गिरेगा तो वायुमंडल का जो, देखो ताप गिरेगा, ताप कम होता है तो नमी मतलब भारीपन ज्यादा होता है हवा में। हवा देखो, ताप गिरने से ताप गिरने से वायुदाब में क्या होती है, वृद्धि होती है, याद रखना। तो कितना कितना, तो आप कहेंगे कि अगर तापमान को देखें तो ये जनवरी महीने का, और जुलाई महीने के अंदर देखेंगे, हाँ तो जुलाई महीने के अंदर आप थोड़ा सा समझे तो जुलाई में धीरे धीरे ताप बढ़ेगा, है कि नहीं, ताप बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो ताप, वायुमंडलीय दाब क्या होना, कम होना चाहिए, खैर कोई नहीं। तो जहां टी है तापमान है, वहां एपी वायुमंडलीय दाब को डिनोट कर रहा है, ये अधिक को डिनोट कर रहा है, कम को मैंने बता दिया, और ये क्या एमबी क्या है, मिली बार है। तो अगर राजस्थान में अगर हम जनवरी महीने के ताप को देखें तो यहां पर आपको 118 मिली बार और 119 मिली बार देखने को मिलेगा। तो समवायुदाब को देखें, माफी चाहता हूं अगर मैं गलत बोल गया हूं तो। अगर ये फैक्चुअल डेटा कई बार पूछे गए बहुत पहले के एग्जाम में कि जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से कौन सी समवायुदाब ये रेखा निकलती है, तो आप कहेंगे 997 मिलीबार वाली रेखा है, या 998 मिलीबार वाली रेखा, तो वो किसको जोड़ती है, तो आप कहेंगे बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू से होकर निकलती है, ठीक। और अगर हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 1000 मिलीबार वाली रेखा ये निकलती है। जनरल आइडिया होना चाहिए बस थोड़ा सा, क्योंकि जहां पर ताप कम होगा वहां वायुदाब ज्यादा होगा, इतना सा। अब अगला टॉपिक हमारा मृदा है, तो हम कल बात करेंगे मृदा को लेकर। उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो अगला टॉपिक हमारा मृदा होगा, जलवायु से संबंधित कुछ तथ्य आपको समझ में आए होंगे, कल हम मृदा को लेकर बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।